नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ देर शाम इकाना स्टेडियम जा सकते हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा ले सकते हैं, क्योंकि इकाना स्टेडियम में ही शपथ ग्रहण का भव्य कार्यक्रम इस बार होना है और इसीलिए शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज शाम इकाना स्टेडियम योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं। आपको बता दें, कल योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो उससे पहले तैयारियां किस तरह से की जा रही है कान्हा स्टेडियम में, इसका जायजा लेंगे। योगी आदित्यनाथ खुद ये बताया जा रहा कि शाम को वो कान्हा स्टेडियम पहुंचेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे। तो कल का दिन बहुत अहम है, क्योंकि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और दूसरी बार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश की जनता ने फिर से दिया है और शपथ ग्रहण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और कल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे दोबारा से, क्योंकि आज शाम ये बताया जा रहा कि कान्हा स्टेडियम योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं और वहां पर तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। और यूपी को लेकर संसद में बैठक जारी है। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच बैठक हो रही है। बैठक के बाद पीएम मोदी से मिलेंगे दोनों नेता और साथ में आपको बता दें बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी ये जानकारी है अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में। दरअसल ये बैठक हो रही है उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि किस तरह से मंत्रिमंडल का स्वरूप रहेगा, क्योंकि कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी है और उससे पहले लगातार बैठकें हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दिल्ली में कई बार बैठकें कर चुके हैं और यूपी को लेकर अब संसद में दरअसल एक बैठक बताया जा रहा है कि चल रही है अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में। ये बैठक जो कि उत्तर प्रदेश को लेकर ये बैठक है और इस बैठक के बाद पीएम मोदी से दोनों जो नेता हैं वो मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। तो कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उससे पहले यूपी को लेकर ही ये एक बैठक जो है अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में इस वक्त हो रही है और दोनों इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। तो बीएल संतोष जो वो भी मौजूद रहेंगे साथ में। और यूपी को लेकर बताया जा रहा है कि संसद में ये बैठक जारी है, क्योंकि कल का जो दिन है बहुत अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि दोबारा से बहुमत दिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने और इसीलिए अब शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो भी इस बार बड़ा और भव्य होने जा रहा है। और आज लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में गृह मंत्री अमित शाह, रघुवर दास मौजूद रहेंगे और योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनने के बाद 25 मार्च को शाम 4 बजे अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी और संघ के नेताओं के साथ विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। तो कल शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में बड़ा और भव्य होने जा रहा है और आज बीजेपी विधायक दल की एक बैठक भी होगी। विधायक दल के नेता योगी आदित्यनाथ चुने जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में इस बार शपथ ग्रहण का कार्यक्रम बड़ा और भव्य होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें बीजेपी विधायक दल की एक बैठक होगी और विधायक दल के नेता योगी आदित्यनाथ चुने जाएंगे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इसके अलावा आपको बता दें रघुवर दास भी इस बैठक में शामिल रहेंगे।
तो कल का दिन जिसकी तैयारियां लगातार हो रही हैं और उत्तर प्रदेश में कान्हा स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम शपथ ग्रहण का, जिसमें तमाम मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें बताया जा रहा कि विपक्ष के भी नेता शामिल हैं। अब देखना होगा कि कौन कौन शामिल होता है शपथ ग्रहण कार्यक्रम में, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तो मौजूद रहेगा। इसके अलावा विपक्ष के नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। अब ये देखना होगा कि कौन कौन से वो नेता जो कल शपथ ग्रहण कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। और बढ़ते आगे, आरएसएस प्रचारक और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने आज अलीगढ़ में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक की। बताया जा रहा है कि इंद्रेश कुमार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तारिक मंसूर के बेटे के वलीमे में शिरकत करने अलीगढ़ आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ऐसा देश है जो विश्व की हर वैरायटी को स्वीकारता है और सम्मान करता है। यहाँ पर केवल इस देश के जाति और धर्म के लोग नहीं रहते, दुनिया के भी अलग अलग जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। और बंगाल की घटना को उन्होंने बताया कि यह बहुत निंदनीय और दुखद घटना है। तो फिलहाल आपको बता दें कि आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार अलीगढ़ पहुंचे थे मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ। उन्होंने एक बैठक की। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में जिस तरह से हिंसा हुई उसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद अपने आप में घटना है। तो अलीगढ़ जब पहुंचे इंद्रेश कुमार, उसी वक्त ये तस्वीरें जब मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ उन्होंने चर्चा की, बैठक की। तो तारिक मंसूर के बेटे के वलीमे में दरअसल इंद्रेश कुमार आए थे। फिल्म भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई है, उन लोगों ने बनाई है, सामने है वो लोग सारे के सारे। इसलिए बेबुनियाद और प्रश्न खड़ा करके और गलत बयानबाजी करना, इससे वो बाज आए और वह अब कश्मीर को जन्नत बनने दें, उसको जहन्नुम से निकालने में मदद करें। उन्होंने कश्मीर की बर्बादी का इतिहास लिखा है, ये सारी दुनिया जानती है। सर, पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ हिंदुओं की हत्या की गई है। ऐसा है कि चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, कहीं पर भी किसी दूसरे के मजहब के ऊपर हमला होना, उनके पूजा स्थलों को तोड़ा जाना, यह घोर निंदनीय है, जो नहीं किया जाना चाहिए। ये फिल्म भारतीय जनता पार्टी ने तो द कश्मीर फाइल्स को लेकर उनसे सवाल पूछा गया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि कश्मीर को अब जन्नत बनने दे, जहन्नुम से बाहर निकलने दे और उसमें मदद भी करें। तो ये अलीगढ़ में जब वो एक बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे थे, उसी दौरान जब उनसे सवाल पूछे गए पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर और उसके बाद द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर, तो इंद्रेश कुमार ने अपने जवाब भी दिए। तो मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ ये बैठक इंद्रेश कुमार ने की। अलीगढ़ में दरअसल ये बैठक चल रही थी और उसी दौरान उन्होंने कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर बयान दिया। खासतौर पर उन्होंने कश्मीर को लेकर कहा, जैसे कि कश्मीर फाइल्स इन दिनों खूब चर्चा में हैं, उसी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था। तो कहा कि जिस तरह से कश्मीर को जहन्नुम से बाहर निकालने में जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको अब मदद करनी चाहिए। कश्मीर में खुशहाली, कश्मीर को एक तरह से लगातार जिस तरह से कश्मीर को लेके काम हुआ है उसमें उन लोगों को मदद करनी चाहिए, न कि इस तरह के सवाल उठाने चाहिए। तो ये तमाम एक बैठक और बैठक के बाद उन्होंने कई ऐसे विषय जिन पर अपनी बात रखी। और बीजेपी ने एक बार फिर मुकेश सैनी के नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल ने कहा कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी ने मुकेश सैनी के पूरे कामकाज पर सवाल उठाया और कहा कि उनको बताना चाहिए कि उनको आज तक मछुआरा समाज के लिए एक भी काम किया हो क्या। बेचैन है, वो गरीब से उनको कोई लेना देना नहीं है।
मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो उनका जैसा रहन सहन है बिहार में किसी राजकुमार का रहन सहन नहीं है। वो गरीब के नाम पर अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं और गरीबी से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये वो एक काम बता दे जो मछुआरा समाज के लिए किए हैं, गरीब के लिए किए हैं, एक काम बता दे। लगभग 1.5 साल से वो मंत्री हैं। और बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को करारा झटका लगा है। पार्टी के सभी नेता विधायकों ने बुधवार को बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और इस पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने वीआईपी नेता मुकेश सहनी पर बयान दिया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। उनको कम से कम अपनी राजनीति की धरातल का पता होना चाहिए। और आज आप भारतीय जनता पार्टी पर बंदूक तानकर खुद को विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और बड़ा नेता घोषित कर रहे हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुकेश सहनी जी की एनडीए में एंट्री हुई, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दिल दिखाया था। भारतीय जनता पार्टी के हेलीकॉप्टर में घूमकर जो लोग खुद को बड़ा नेता बनते हैं, उनको कम से कम अपनी राजनीति की धरातल का पता होना चाहिए। और आज आप भारतीय जनता पार्टी पर बंदूक तानकर खुद को विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और बड़ा नेता घोषित कर रहे हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नियति रही है कि छोटे दलों को तोड़कर अपने में मिलाओ। मुकेश सहनी से कुछ गलतियां हुई और उन गलतियों से उनको सबक लेना चाहिए। गरीबों दलितों का जनसंहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने निशाना साधा बीजेपी पर, कहा छोटे दलों को तोड़कर अपने में मिलाना बीजेपी की ये नियत रही है और मुकेश सहनी को गलतियों से सबक लेने की जरूरत है। शराब में गरीबों दलितों का जनसंहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दो हमें उठाकर जोर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नीतीश कुमार जवाब। तो आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा। जिस तरह से वीआईपी जो पार्टी पूरी तरह से टूट चुकी है। और बढ़ते आगे एक बड़ी खबर आपको बता दें, धामी मंत्रिमंडल की आज पहली बैठक होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा इसमें हो सकती है। इस बैठक में अधिकारियों के साथ सीएम धामी करेंगे। शाम 4:30 बजे इस बैठक को इसमें चर्चा होगी। और बता दें आपको कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी अपना चार्ज भी संभालेंगे। सभी 8 मंत्री भी अपना पदभार संभालेंगे और यहां से शुरू हो जाएगी अब उनकी जिम्मेदारी, किस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाना है, जनता से किए वादों को पूरा करना है। तो इसीलिए आज ये एक बैठक बताई जा रही है धामी मंत्रिमंडल की। आज ये पहली बैठक, क्योंकि सरकार बन चुकी है, शपथ ग्रहण भी हो चुका है और अब पदभार संभालेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बाकी जो कैबिनेट के उनके मंत्री हैं। और धामी मंत्रिमंडल की आज पहली बैठक बताई जा रही है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हो सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव के दौरान खूब उठाया था कि सरकार अगर बनती है तो इसे लागू किया जाएगा और किस तरह से लागू किया जाएगा, कब तक लागू किया जाएगा, क्या लागू करना इतना आसान है, बहुत से सवाल इस पर हैं। इसको लेकर चर्चा बताया जा रहा कि आज होगी, लेकिन आज आपको बता दें कि जिस तरह से वो अपना पदभार भी संभालेंगे और उनके साथ साथ जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो भी अपना पदभार संभालेंगे। तो ये पहली जो बैठक है आज होने जा रही है धामी मंत्रिमंडल। और सीएम धामी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने से उनके सहपाठी और शिक्षकों में खुशी का माहौल है। वे पुष्कर सिंह धामी के साथ बिताई पलों को याद करते हुए उनके गुणों का बखान करते नहीं थकते हैं। रिपोर्ट देखिए। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार राज्य की बागडोर संभाली है। लगातार दूसरी बार सीएम बनने से उत्तराखंड के साथ खटीमा में जश्न का माहौल है।
पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के थारू इंटर कॉलेज में 1991 से 1993 तक इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी। वहीं इस मौके पर उनके सहपाठी, बाल सखा और शिक्षक पुरानी यादों को बड़े गर्व से बताते हैं। इसके लिए वो सीएम धामी के साथ पुरानी फोटो को दिखाना भी नहीं भूलते। वो ये भी बताना नहीं भूलते कि बचपन में वो संकोची स्वभाव के थे, तो वहीं उनके शिक्षक उन्हें ऊर्जावान और मिलनसार छात्र के रूप में याद करते हैं। पुष्कर सिंह धामी के बारे में उनके शिक्षकों और सहपाठियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। के एक्सपेरिमेंट माननीय सीपी मुनि जी उस टाइम यहाँ पर हमारे केमिस्ट्री के अध्यापक हुआ करते थे, उनके द्वारा हमें कराए जाते थे और लगातार इसी विद्यालय में रहकर इसी जो है अध्ययन किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और आज ये सौभाग्य का विषय है कि हमारे लिए गौरव का क्षण है कि आज हमें वो दिन याद आते हैं कि किस तरह जो है कि छात्र जीवन हम लोगों ने साथ समय बिताया और किस तरह साथ मिलकर तरह तरह की गतिविधियों में भाग लिया। आज हमें वो दिन याद होकर काफ़ी गौरव महसूस। हम 12th हमने साथ में किया हुआ था, फर्स्ट ईयर और 12th, इंटर फर्स्ट ईयर और 12th। तो इसी क्लास में हमारी अध्यापन हमारा यहीं हुआ करता था और बाकी प्रयोगशालाएँ हमारी दोनों तरफ तो प्रयोगशालाएँ थी। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ लगभग 90 से 100 के समथिंग के हमारे इस क्लास में स्टूडेंट हुआ करते थे और वो बड़े संकोची स्वभाव के थे उस टाइम पे। कभी लगा नहीं कि आज इस प्रदेश में नेतृत्व करेंगे। भुवन भट्ट जी हम सब यहाँ वहाँ हर जगह उनके साथ रहते थे और धामी जी का नेचर बहुत सामान्य और सीधे और अच्छा कुशल नेचर रहा है और धामी जी के अंदर जो नेतृत्व क्षमता थी ये कोश्यारी जी ने पहचानी है और उनको लखनऊ से अपने साथ उत्तराखंड में लाए। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने, हमें बहुत खुशी है। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज इस विद्यालय से निकला हुआ छात्र प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। जिस समय हम यहाँ पर अध्यापन का काम करते थे उस समय यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी माननीय मुख्यमंत्री अध्ययन किया करते थे। बड़े कुशाग्र बुद्धि थी, क्षमता उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी और सब बच्चों को साथ लेकर वह एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ पर सबके साथ मिलकर रहते थे, अनुशासित थे, जीवन के लक्ष्य को जानते थे और उस लक्ष्य के बलबूते पे ही आज उन्होंने इस प्रदेश का नेतृत्व संभाला है। नगा तराई गाँव से हूँ, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके पड़ोस की हूँ और उनके जीतने से हमें बहुत अपार खुशी हुई है। पहले बहुत दुख था कि वो अपने क्षेत्र से हार गए, लेकिन उनके कामों से पूरा प्रदेश इतना खुश था कि उनको ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया है और हम लोग ये उनके आवास में आकर के पारंपरिक गीतों से और हर्षोल्लास बिल्कुल मना रहे हैं। सबसे पहले धामी जी को मुख्यमंत्री बनने की बहुत बहुत बधाई है क्षेत्र की ओर से। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ, जिस प्रकार एक बार मायूस हो गए थे हम लोग सभी जनता, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और हमें पूर्ण विश्वास है कि वह पूरे प्रदेश का विकास करते हुए कल के दिन में हो सकता है कि कहीं केंद्र तक भी पहुंचेंगे। ऐसा हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं हमको। तो सबसे पहले हम उन्हें बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई उनको, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई, नगरा तराई वासियों को बधाई। हमें बहुत खुशी हुई उनके जीवन। कहते हैं बच्चे के पूत पालने में ही दिखने लगते हैं। ऐसा ही कुछ सीएम धामी के साथ देखने को मिलता है। सभी को साथ लेकर चलना या कहें नेतृत्व की क्षमता को इनके शिक्षकों और सहपाठियों ने बचपन में ही देख लिया था। खटीमा से हरीश मेहरा की रिपोर्ट। और यूपी बोर्ड के हाई स्कूल इंटरमीडिएट के लगभग 52 लाख छात्र छात्राओं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि 12 अप्रैल को ये परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। छात्र 2 शिफ्टों में परीक्षा दे रहे हैं। पूरे यूपी में परीक्षा के लिए 8000 से अधिक सेंटर बनाए गए हैं। वहीं परीक्षाओं को नकल मुक्त बनाने के लिए 3 लाख सीसीटीवी कैमरों से परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए मुख्य कंट्रोल रूम लखनऊ में बनाया गया है। बता दें आपको कि यूपी के अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर परीक्षा केंद्रों पर छात्र परीक्षा देने के लिए पहुंचने शुरू हुए। कुशीनगर, संभल, अमरोहा, बदायूं और देवरिया की ये तस्वीरें हैं, जहां पर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं
शुरू हुई हैं और आज आप देखिए किस तरह से छात्र आज सुबह से वहां पर पहुंचने, परीक्षा सेंटर्स पर, परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने शुरू हुए। और इस बार पूरी तरह से जो कड़ाई की गई है, नकल मुक्त हो परीक्षाएं, इसीलिए सीसीटीवी से भी पूरी तरह निगरानी की जा रही है परीक्षा केंद्रों की। और यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एग्जाम आज से शुरू हो गए हैं। 12 अप्रैल को पूरे होंगे। इस बार इन एग्जाम को पूरी तरह से चीटिंग फ्री बनाने की परिषद ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। अमरोहा में सुबह 8 बजे से छात्र परीक्षा देने के लिए केंद्रों पर पहुंचने शुरू हुए। पहली पाली में जनपद में सुबह 8 बजे से हाई स्कूल के 27,300 परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया, जबकि दूसरी पाली में इंटरमीडिएट के 25,000 से ज़्यादा बच्चों ने परीक्षा दी। एग्जाम को लेकर डीएम ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और वहां के हालातों का जायजा भी लिया। तस्वीरें आप देखिए अमरोहा की है, जहां पर डीएम ने निरीक्षण किया और परीक्षा केंद्रों की किस तरह से व्यवस्था वहां पर की गई है, इसकी जानकारी ली। जनपद में 76 केंद्रों पर परीक्षाएं चल रही हैं और आज प्रथम पाली में हाई स्कूल की हिंदी की पेपर चल रहा है। इसमें 27,216 बच्चे पंजीकृत थे। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चल रही है और बच्चों में परीक्षा को लेकर बड़ा उत्साह भी है और बच्चे आए हुए हैं, तैयारी से अपना परीक्षा दे रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।